तो इमेजिन करो कि दो दोस्त हैं, सनी और बंटी। सनी पढ़ाई में काफ़ी वीक है, वो बहुत मुश्किल से पासिंग मार्क्स लेकर आता है। और बंटी पढ़ाई में काफ़ी स्ट्रांग है, उसको हमेशा फर्स्ट रैंक मिलता है। उसकी टीचर्स हमेशा उसे कहती है बंटी बड़ा होकर ज़रूर एक कामयाब इंसान बनेगा। फिर जब दोनों की डिग्री कंप्लीट होती है तो बंटी को फ़ौरन एक अच्छी सी जॉब मिल जाती है और सनी को जॉब ढूंढने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन जब ये दोनों 15 साल बाद अपने कॉलेज की रीयूनियन पार्टी में मिलते हैं तो सनी काफ़ी महंगी कार में आता है और वो काफ़ी अमीर हो चुका होता है, और बंटी टैक्सी में आता है और वो इतना अमीर भी नहीं होता। तो कॉलेज के सारे फ्रेंड्स ये सीन देखकर चौंक जाते हैं कि जो बच्चा पढ़ाई में टॉप आता था वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, और जो बच्चा पढ़ाई में बुद्धू था वो इतना अमीर कैसे हो गया। तो जब सारे फ्रेंड्स उनसे बात करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि वो आजकल क्या कर रहे हैं। तो बंटी कहता है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और उसकी कंपनी का कल्चर बहुत ही अच्छा है। उसे मेडिकल इंश्योरेंस, कंपनी ट्रांसपोर्ट और दूसरी कई फैसिलिटीज़ मिलती है। और जब लोग सनी से पूछते हैं कि वो आजकल क्या कर रहा है तो वो बस इतना ही कहता है कि वो काफ़ी सारे बिजनेस का और बंटी की कंपनी का एक इन्वेस्टर है। तो इन 15 सालों में इन दोनों ने क्या किया, इस चीज़ को हम आगे वीडियो में समझेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले आप मुझे एक बात सच सच बताओ, हम मेजॉरिटी मिडिल क्लास फैमिलीज़ में बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि बेटा डिग्री ले लो, मेहनत करके जॉब करो और जितना मिल जाए उसमें खुश रहो, क्योंकि ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम्स। अगर आपके पास एक अच्छी डिग्री है और एक सेफ जॉब है तो वो सबसे बेस्ट है। और मिडिल क्लास वालों का सोचना ये भी है कि स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना सबसे रिस्की होता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, और अगर वो उसमें से थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके गवा भी देंगे तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन मिडिल क्लास लोग तो सिर्फ पैसे सेव ही कर सकते हैं, और आपको तब तक काम करना होगा जब तक आपका बेटा बड़ा ना हो जाए और वो जिम्मेदारी ले ले पैसे कमाने की, तभी आपको आराम मिलेगा और चैन से बाकी की ज़िंदगी काट सकोगे। यहाँ तक कि बहुत सी फैमिलीज़ हैं जिनमें इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में तो कभी बात ही नहीं होती। इन्वेस्टमेंट के नाम पर या तो गोल्ड में या एफडी और ज़मीनों में इन्वेस्ट करते हैं। हम सिर्फ देखते हैं हमारे फादर ने या उनके फादर ने बूढ़े होने तक काम किया और घर को चलाया, तो ज़्यादा काम करना एक प्राउड की बात है कि देखो हमारे फादर इतनी मेहनत करते हैं, इतनी ज़्यादा उम्र होने के बाद भी वो ऑफिस जाते हैं। और बचपन में देखते हैं कि कैसे हमारे फादर बीमार होकर भी काम पर जाते थे, बारिश के मौसम में तेज़ बारिश में भी वो जाते थे, क्योंकि अगर वो ऑफिस नहीं जाएंगे तो उस दिन की सैलरी काट ली जाएगी। तो आप लोगों ने भी ये सोचा होगा कि काश हमारे पास इतना पैसा आ जाए कि हम रिलैक्स होकर अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके और हमें कभी पैसों की चिंता करनी ना पड़े, या फिर हमें घर बैठे बैठे थोड़ा सा काम करने की एक रेगुलर इनकम मिल जाए और हमारे बैंक अकाउंट में वो ऑटोमेटिकली इनकम डिपॉजिट हो जाए। अब ये बात सुनने में जितनी अच्छी लगती है, मेजॉरिटी लोगों को ये उतना ही इम्पॉसिबल लगता है। कुछ लोगों के दिमाग में ये ख्याल आया ही नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिना काम किए हम सैलरी कैसे अर्न कर सकते हैं। लेकिन असल में सच ये है, फाइनेंशियल फ्रीडम का हमारा ये ड्रीम काफ़ी ईजिली पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो जॉब्स देते हैं यानी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स, और दूसरे वो जो जॉब्स लेते हैं यानी एम्प्लॉयज़ और लेबर्स। तो जब आप दूसरी में रहते हो तो आपको ज़्यादा इनकम तभी मिलेगी जब आप ज़्यादा मेहनत करते हो, लेकिन जब आप पहली कैटेगरी में रहते हो तो आपको ज़्यादा इनकम तब मिलेगी जब आपके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा मेहनत करते हैं। जैसे आप इमेजिन करो कि आपका एक पुराना फ्रेंड है जो एक आइसक्रीम पार्लर चलाता है, जो आपको कहता है कि उसको एक्स्ट्रा फंड्स की ज़रूरत है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि उसके स्टोर में हमेशा कस्टमर्स की भीड़ होती है और उसके पास कस्टमर दूर दूर से आइसक्रीम खाने के लिए आते हैं। तो वो दूसरे लोकेशंस पर आइसक्रीम पार्लर खोलना चाहता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर वो आपको अपना पूरा बिजनेस प्लान समझाता है कि वो उसे कैसे ग्रो करेगा, कितना कैपिटल वो किन चीज़ों में लगाएगा, कितने एम्प्लॉयज़ हायर करेगा, किस तरह वो प्रमोशन करेगा और किस तरह इन सब चीज़ों को मैनेज करेगा। फिर वो अपना पास्ट परफॉर्मेंस भी आपको शो करता है कि उसने अब तक कितना कमाया, एनुअली उसने अब एक आइसक्रीम पार्लर को कैसे चलाया और वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। तो ये बिज़नेस आपको काफ़ी पसंद आता है और आप कन्विंस हो जाते हो कि ये बिज़नेस फ्यूचर में अच्छा ग्रो करेगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आपके फ्रेंड को 15 लाख रुपए की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो आप उसे अगले दिन वापस आने के लिए कहते हो, और अगले दिन आप अपने बाकी दो दोस्तों को लाते हो और आपका फ्रेंड विकास बाकी दोनों को भी अपना पूरा प्लान डिटेल्स में समझाता है, और आपके वो दोनों दोस्त भी कन्विंस हो जाते हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। फिर आप तीनों मिलकर उसमें 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और उसके बदले में आप तीनों को उस बिज़नेस का 10-10% की ओनरशिप मिल जाती है।
मतलब उस बिज़नेस के अभी 4 ओनर्स है, एक है विकास और बाकी है आप 3। विकास के पास 70% की ओनरशिप है क्योंकि वो उस बिज़नेस में मेहनत भी करेगा और वो उसे काफ़ी टाइम से रन भी करता आ रहा है। फिर उसके बाद विकास आपको हर साल ईमेल सेंड करता है जहाँ कंपनी का पूरा एनुअल डाटा होता है कि कंपनी ने इस साल कितने का रिवेन्यू किया, उसमें कितने का प्रॉफिट हुआ, कितना एक्सपेंसेस यानी खर्चा हुआ और वो आपको इस साल कितना प्रॉफिट देगा। ये सब चीज़ें और बहुत सी डिटेल्स वो आपको बताता है। इस साल विकास ने 40 लाख रुपए की सेल की जिसमें खर्चा और एम्प्लॉयज़ की सैलरी निकालने के बाद उसको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, जिसमें 70% की ओनरशिप उसके पास थी तो उसने 7 लाख रुपए कमाए और बाकी 3 लाख में से 1-1 लाख रुपए आप तीनों के डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। क्योंकि तो आपने जो ये 10% विकास की कंपनी में इन्वेस्ट किया, इसको हम कहेंगे कि आपने उसकी कंपनी के 10% शेयर्स खरीदे, क्योंकि आप सभी पार्टनर्स ने मिलकर उस कंपनी के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री किया है। आप घर बैठे बैठे ही प्रॉफिट करोगे क्योंकि आप उस कंपनी के एक पैसिव इन्वेस्टर हो। अब यहाँ बहुत लोगों के पास विकास जैसे फ्रेंड नहीं होते जो उनका दरवाज़ा खटखटाए, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने को कहे, और सभी के पास लाखों रुपए की सेविंग नहीं होती है। इसीलिए हमारे लिए शेयर मार्केट बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि हम इस मार्केट के ज़रिए हज़ारों सक्सेसफुल कंपनी में से अच्छी कंपनीज़ को पिक करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस मार्केट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब भी आप किसी शेयर को बाय करते हो तो एक्चुअली में आप किसी शेयर या स्टॉक नहीं खरीद रहे होते और ना ही आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे होते हो, बल्कि आप स्टॉक के ज़रिए उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हो। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास लाखों रुपए की सेविंग होना ज़रूरी नहीं है, आप 500 से 1000 रुपये से भी शुरू कर सकते हो। तो ये एक एडवांटेज है कि छोटी सी कीमत से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो और काफ़ी कम एज से कर सकते हो, और इसके लिए आपको कहीं पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सारा इन्वेस्टिंग का खेल और बिजनेस समझने का काम हम फ़ोन या कंप्यूटर पर घर बैठे बैठे आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों को ये स्टॉक मार्केट कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है क्योंकि अगर आप कोई फाइनेंशियल न्यूज़ चैनल देखोगे तो वो आपको 5-5 स्क्रीन पर एक साथ इतनी चीज़ें दिखाते हैं कि आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो औरों से टिप लेकर इन्वेस्टिंग करते हैं। आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो किसी शेयर को बाय करने को कहेंगे और कोई दूसरा उसी सेम स्टॉक को आपको सेल करने को कहेगा। तो स्टॉक मार्केट में आपको कभी भी किसी के कहने पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे उसको स्टॉक मार्केट की कितनी ही नॉलेज क्यों ना हो। आपको हमेशा खुद की रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम एक अच्छी कंपनी कैसे ढूंढ सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो सच ये है, हम अपने चारों तरफ अच्छे बिजनेस से घिरे हुए हैं। जैसे इमेजिन करो कि आप सुबह चाय पीते पीते ये सोचते हो कि आप अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करोगे, और अचानक से आप ये सोचते हो कि मैं टाटा टी की चाय पत्ती की चाय पीता हूँ और ओरियो के बिस्किट खा रहा हूँ। तो मेरी तरह सिर्फ मेरे शहर में ही कितने लोग हैं जो टाटा टी की चाय और ओरियो के बिस्किट खाते होंगे, क्यों ना इन्हीं कंपनी के ऊपर रिसर्च करी जाए। तो ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि आपका फोकस कंपनी के शेयर प्राइस पर नहीं बल्कि कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट पर है। तो अब हम ये समझते हैं, अगर आपके दिमाग में किसी स्टॉक का आइडिया आता है या फिर कोई टिप मिलती है तो उस पर रिसर्च कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिज़नेस को स्टडी करने के लिए आप टिकर टेप नाम की वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो, जहाँ से आप सारी पब्लिक लिस्टेड कंपनी का डाटा एनालाइज कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए मैं एशियन पेंट सर्च करता हूँ, जिनके पेंट्स घर बनते समय यूज़ किए जाते हैं और इसे एक अच्छा ब्रांड माना जाता है। तो जब भी आप स्टॉक को एनालाइज करते हो तो सबसे पहले आपको उसका सेल्स को देखना चाहिए, क्योंकि अगर वो कंपनी की सेल्स नहीं होगी तो फ्यूचर में वो कंपनी ही नहीं होगी। तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल में जाकर कंपनी के 10 साल पहले तक के रेवेन्यू चेक करते हैं। अब ये नंबर करोड़ों में है। यहाँ 2014 से लेकर 2022 तक कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता ही गया है। इवन कोविड के टाइम में भी कंपनी ने अच्छा रेवेन्यू किया है। तो इससे समझ आता है कि कंपनी की हर साल ग्रोथ हो रही है। तो अब हम इसका प्रॉफिट चेक करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सपेंसेस कटने के बाद कंपनी का टोटल प्रॉफिट निकल कर आता है। तो यहाँ पर हर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता ही गया है। हम कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो देखते हैं कि कंपनी कितना अपने प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर्स को देती है एज अ डिविडेंड। तो कंपनी 0.40 से लेकर 0.50 यानी लगभग हर साल अपने आधा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को देती है। तो इससे आपको एक बात समझ आ गई होगी कि जो कंपनी जेन्युइनली अपने बिजनेस पर फोकस करती है और अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट करने पर ध्यान देती है, तो वो अपना प्रॉफिट का ज़्यादातर हिस्सा री इन्वेस्ट करके हम शेयर होल्डर को ही देती है। तो जब भी आप किसी स्टॉक के बारे में सुनते हो या आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है,
तो आप कुछ फाइनेंशियल नंबर को यहाँ आके देख सकते हो कि कंपनी का रिवेन्यू कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, कंपनी के पास कितने एसेट है, उसके ऊपर ज़्यादा डेप्थ तो नहीं है। तो अगर आपको कोई कंपनी अच्छी लगती है और आपको उसके ऊपर इन्वेस्ट करना है तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट बनाने के लिए आप एंजल वन, ग्रो ऐसी वेबसाइट से अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हो। तो अब हम सनी और बंटी की स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। तो सनी ने जब कॉलेज ख़त्म होने पर बेसिक सी जॉब की तो उसने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में कहीं से सुना और उस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। फिर उसने अपनी सेविंग को हाई क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। लेकिन बंटी ने कभी ज़्यादा सेव किया ही नहीं और इन्वेस्ट किया भी तो एफडी और बॉन्ड्स में, जो उसे इन्फ्लेशन से ज़्यादा तक रिटर्न नहीं दे पाई, क्योंकि आपका पैसा भी टाइम के साथ साथ बूढ़ा होता रहता है। आज उसकी जितनी वैल्यू है कल उसकी उतनी नहीं होगी, इसलिए आपको उसे जवान रखने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। बस आपको इसमें एक राइट माइंडसेट के साथ एंटर करना होता है और लॉन्ग टर्म की थिंकिंग रखनी होगी। और कहीं से भी टिप लेकर बिना रिसर्च किए अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं गैम्बलिंग होती है, और ज़्यादा 99% मिडिल क्लास लोग यही करते हैं और फिर शेयर मार्केट को रिस्की समझते हैं। सो आई होप इस वीडियो के द्वारा आपने शेयर मार्केट के बारे में बहुत कुछ सीखा और जाना होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।